स्टैटिक जीके के इस अति महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार हमारे एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग समय को व्यर्थ ना करते हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो जो अर्थशास्त्र के लेखक थे तो सबसे पहले कौन थे? चाणक्य। तो चाणक्य किसके समकालीन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के ये समकालीन थे चाणक्य। किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। और ये इनके क्या थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु भी थे, इनके गुरु भी थे और साथ ही साथ इनके क्या थे? महामंत्री थे। इनके दरबार में ये महामंत्री पद पे थे। कौन थे? चाणक्य थे। तो ये आप लोग याद रखेंगे, चाणक्य महामंत्री थे और इनके दरबार में। अर्थशास्त्र कैसा पुस्तक था? ये किससे संबंधित पुस्तक था? तो अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित पुस्तक था। ये किससे संबंधित पुस्तक था? ये राजनीति से संबंधित पुस्तक था। ठीक, इसमें राजनीति की बातें थी। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पे पूछिए आपसे अगर एग्जाम में, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक। तो मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में बात करें तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक, और आगे हम यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्हें किस झील का निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का। आपसे पूछे किसने निर्माण करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ठीक, बात करते हैं शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है। तो शिलालेखों के जनक के बारे में बात करें तो अशोक को कहा जाता है शिलालेखों का जनक, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अशोक शिलालेखों को बनवाया, स्तंभों को बनवाया। ठीक है, अब अभिलेखों को सबसे पहले, अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है। इसने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को यानी कि शिलालेखों को सबको पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप का नाम याद रखेंगे। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अशोक के अभिलेखों की खोज किसने किया था? अशोक के अभिलेखों या फिर शिलालेखों की खोज किसने किया था? तो टी पैंथेलर ने इसकी खोज किया था। टी पैंथेलर ने इसकी खोज किया था सर्वप्रथम। और बात करते हैं यहाँ पे कलिंग युद्ध का वर्णन पूछा जाता है किस अभिलेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन। तो कलिंग का युद्ध किस युद्ध यहाँ पे किस अभिलेख में यहाँ पे है? कलिंग युद्ध तो 13वें अभिलेख में यहाँ पे इनके 13वें अभिलेख में मिलता है। ठीक, बात करते हैं ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। यहाँ पे दूध दही का ये लोग उत्पादन करते थे। और यहाँ पे ये सभ्यता कैसी थी? ये सभ्यता कैसी थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ का समाज कैसा था? यहाँ पितृ प्रधान समाज था। पितृ प्रधान समाज था। यहाँ का समाज पितृ प्रधान था। और बात करते हैं यहाँ पे यहाँ का जो पेय पदार्थ कौन सा था? पेय पदार्थ पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? तो आर्यों का पेय पदार्थ सोमरस था। ठीक, सोमरस था आर्यों का पेय पदार्थ। और आर्यों की भाषा कौन सी थी? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये लोग संस्कृत बोलते थे। कहाँ के निवासी थे? तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? मैक्स मूलर के अनुसार ये आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया से आए थे। यहाँ पे मध्य एशिया के रहने वाले थे। ठीक, बात करते वराहमिहिर कौन थे? तो वराहमिहिर की बात करें, ये एक खगोल शास्त्री थे। ये कौन थे? खगोल शास्त्री थे। वराहमिहिर कौन थे? एक खगोल शास्त्री थे। तो इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। वराहमिहिर कौन थे? मेघदूत की रचना किसने की? तो मेघदूत की रचना किसने की? कालिदास किए थे। मेघदूत की रचना किसने किए थे? कालिदास ने किया मेघदूत की रचना। आपसे पूछे कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? तो विश्वामित्र किए थे। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे कि आपसे पूछे यदि कि गोदान की रचना किसने की थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया था। गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद्र ने किया था। गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद्र ने किया था। ठीक, मुंशी प्रेमचंद्र ने गोदान की रचना की थी। और आपसे पूछे कि बीजक किसकी रचना थी? बीजक। तो बीजक के बारे में बात करें, ये कबीर की रचना थी। बीजक ये कबीरदास की रचना थी। आपसे पूछे रजत रंगनी की लेखक कौन थे? रजत रंगनी के लेखक कौन थे? रजत रंगनी के लेखक के बारे में बात करें तो रजत रंगनी के लेखक कौन थे? कल्हड़ थे। रजत रंगनी के लेखक कल्हड़ थे। ठीक, बात करते हैं भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन।
गुप्त को कहा जाता है। आपसे पूछे कि यहाँ पे संगीत प्रेमी किसे कहा जाता है, संगीत प्रेमी किसे कहा जाता है, तो संगीत प्रेमी समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है, क्योंकि इसका एक बीड़ा पे मतलब बीड़ा बजाते हुए एक चित्र इनका मिला था। और इनको एक नाम और इनका है, इनको क्या कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र भी किसे कहा जाता है, ये यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त को कहा जाता है लिच्छवी दोहित्र। और एक और प्रश्न एग्जाम में बनता है कि इनके दरबारी कवि का क्या नाम था, चंद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था, दरबारी कवि कौन थे चंद्रगुप्त के, तो दरबारी कवि के बारे में याद रखेंगे, इनके दरबारी कवि हरिसेन थे। ये पूछा जाता है चंद्रगुप्त के दरबार में कौन से कवि रहते थे, तो हरिसेन रहते थे। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे और इसे कॉपी में नोट करके 1-2 बार जरूर पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये भी प्रश्न आ गया हिस्ट्री से। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। आपसे पूछे कि यहाँ पे इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो महरौली के अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। महरौली के अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे इनके दरबार में कौन सा एक कवि आया था, यहाँ पे कौन सा विदेशी यात्री इनके दरबार में आया था, तो फायान आया था इनके दरबार में। और फायान कहाँ का निवासी था, ये चीन का यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यहाँ पे फायान आया था। ठीक, बात करते हैं मौर्य वंश के तत्काल, ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय थे और ये मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश के तत्काल बाद कौन सा वंश आया था, तो मौर्य वंश के तत्काल बाद का जो वंश आया था वो शुंग वंश था। कौन सा वंश था, वो शुंग वंश था। ठीक, इसे आप लोग याद रखेंगे, शुंग वंश। अब पूछेगा यहाँ पे शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, शुंग वंश की स्थापना किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था शुंग वंश की स्थापना, पुष्यमित्र शुंग ने किया था शुंग वंश की स्थापना। और बात करते हैं यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग के बारे में, तो आपसे पूछे कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था भरहुत स्तूप का निर्माण। ठीक, भरहुत स्तूप का निर्माण ये करवाता है। आपसे पूछे कि अंतिम शासक कौन था, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपसे पूछे शुंग वंश का जब अंतिम शासक कौन था, तो आप लोग बताएंगे देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग एग्जाम में देंगे। पहला शासक पूछे तो पुष्यमित्र शुंग, और स्थापना किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। ठीक, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन था वो विशाल अन्नागार था। ठीक, विशाल अन्नागार कहाँ से मिला था, ये मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक, यहाँ पे जो है अनाजों का संचय किया जाता था। अब विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था, जो नहाने का जो स्थान था वो कहाँ से मिला था, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला था। अब पूछे कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये भी आपके नर्तकी की मूर्ति के बारे में बात करें तो ये भी आपके कहाँ से मिला था, तो ये भी आपके मोहनजोदड़ो से ही मिला था। आपसे पूछे कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो मोहनजोदड़ो की खोज के बारे में याद रखेंगे 1922 में इसकी खोज किया गया था। किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो राखलदास बनर्जी इनके खोज किए थे और किस नदी के किनारे किए थे, सिंधु नदी के किनारे। इन सारे प्रश्नों को आप लोग कॉपी में नोट करेंगे और बार बार इसे पढ़ेंगे। ठीक, और ये नर्तकी की किस धातु की बनी मूर्ति थी, तो ये कांस्य की बनी थी, तो कांस्य मूर्ति थी। ठीक, बिंबसार किस धर्म का अनुयायी था, तो आपसे पूछे कि बिंबसार किस धर्म का अनुयायी था, तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबसार किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को ये मानता था। और चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे, जो चोल शासक थे ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो चोल शासक के बारे में बात करें तो चोल शासक शैव धर्म को मानते थे। ठीक, शैव धर्म को मानते थे। यहाँ पे चोल वंश के आप लोग संस्थापक के बारे में बताएंगे, चोल वंश के संस्थापक कौन है। और अजात शत्रु यहाँ पे एक शासक था, अजात शत्रु। और अजात शत्रु के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता था। ये पूछे पहले किस धर्म को मानता था, तो इसकी आस्था पहले जैन धर्म में थी। ठीक, इसकी अजात शत्रु की आस्था पहले जैन धर्म में थी, फिर बाद में चेंज करके बाद में इसे चेंज किया, फिर ये बौद्ध धर्म को मानने लगा। ठीक,
बौद्ध धर्म को मानने लगा। ठीक, धर्म तो सभी अच्छे होते हैं, तो ये बौद्ध धर्म को मानने लगा अंतिम समय में। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा क्या थी। तो मौर्य वंश की जो प्रचलित मुद्रा थी वो क्या थी, पण थी। मौर्य वंश की जो प्रचलित मुद्रा थी वो पण थी, पण नाम से जानी जाती थी। ठीक, और अब आपसे पूछा जाता है मुद्रा से जो प्रश्न, सांकेतिक मुद्रा चलाने का जो श्रेय किसे दिया जाता है। सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले किसने, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, ये ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। आपसे पूछे कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के लोगों ने चलाया, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के लोगों ने यहाँ पे जारी किए थे, सर्वाधिक सोने के सिक्के। ठीक, सोने के सिक्के सर्वाधिक किस वंश के लोगों ने जारी किए थे, तो गुप्त शासकों ने किया था। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश के लोगों ने किया था। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे गुप्त वंश के जो सोने के सिक्के हैं उसे क्या कहा जाता था। गुप्त वंश के जो सोने के सिक्के थे उसे दिनार कहा जाता था, और जो यहाँ पे रजत के सिक्के थे, यानी कि रजत के सिक्के को क्या कहा जाता था, इसे रूपक के नाम से जाना जाता था। और ठीक, और मौर्य वंश की जो प्रचलित मुद्रा थी क्या कहा जाता था, उसे पण कहा जाता था। भारत में वेदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेदों की संख्या 6 है। आपसे वेदों की संख्या पूछिए, वेदों की संख्या पूछिए आपसे कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। आपसे पूछे वेदांगों की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या, तब आप बताएंगे वेदांगों की संख्या 6 है। आपसे बताए कि आपसे पूछे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या बताओ, तो 108 है उपनिषदों की संख्या। आपसे पूछे कि महापुराणों की संख्या बताओ, एग्जाम में अगर पूछे कि महापुराण कितने हैं, महापुराण कितने हैं, तो इसकी संख्या कितनी है महापुराणों की, 18 महापुराण है। तो इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। रजत रंगनी पुस्तक के लेखक कौन है। तो रजत रंगिनी पुस्तक के बारे में बात करें, इसके लेखक कौन है, कल्हड़ है। रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है, कल्हड़ है। इसके बारे में कहाँ की जानकारी मिलती है, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, बात करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। आपसे पूछे कि कर्पूर मंजरी किसकी पुस्तक है, आपसे पूछे कि कर्पूर मंजरी किसकी पुस्तक है, कर्पूर मंजरी, तो ये किसकी पुस्तक है, ये राजशेखर की पुस्तक है, राजशेखर द्वारा लिखित पुस्तक है कर्पूर मंजरी। आपसे पूछे कि यहाँ पे जियोग्राफिका किसकी पुस्तक है, जियोग्राफिका किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक जियोग्राफिका है, तो जियोग्राफिका के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये इरेटोस्थनीज की पुस्तक है, इरेटोस्थनीज की पुस्तक है जियोग्राफिका। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ बना है, किसकी सहायता से। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें तो ये तो सबसे पहले रूस की सहायता से बना था, और कहाँ पे बना था, ये छत्तीसगढ़ में बना था। ठीक, रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में, इसे आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। अब आपसे पूछे बोकारो किसकी सहायता से बना था, बोकारो, तो ये भी किसकी सहायता से, ये भी बोकारो स्टील प्लांट, ये भी रूस की सहायता से बना था। और किस राज्य में है, ये झारखंड राज्य में है। ठीक, झारखंड में राज्य में। आपसे पूछे दुर्गापुरा जो स्टील प्लांट है, दुर्गापुरा जो स्टील प्लांट है, ये किस राज्य में है, ये पश्चिम बंगाल में है। और किस यहाँ पे किस देश के सहायता से, ये ब्रिटेन के सहायता से बना था। ठीक, ब्रिटेन के सहायता से ये बना था। ठीक, ये स्थापना इसकी ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। और एक आपका है राउरकेला, राउरकेला के बारे में भी पूछा जाता है। राउरकेला किस राज्य में है, ये उड़ीसा राज्य में है। राउरकेला स्टील प्लांट है जो, वो उड़ीसा राज्य में है। और ये किस देश की सहायता से बनाया गया था, ये जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी, जर्मनी की सहायता से। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड, ये कहाँ पे है, ये भद्रावती में है। और भद्रावती कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। ठीक, भद्रावती कर्नाटक में ये स्थित है, भद्रावती कर्नाटक में ये स्थित है। ठीक, कौन सा, यहाँ एम विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड। ठीक, आगे बात करते हैं। आपसे पूछे कि जो भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड है वो कहाँ पे है, भारतीय, एग्जाम में पूछा गया था, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड, ये कहाँ पे है, ये किस राज्य में है। तो यूरेनियम कहाँ से निकाले जाते हैं, तो जो यूरेनियम कहाँ से निकाले जाते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध कौन सी खान है यूरेनियम के लिए, जादूगोड़ा की खान है। जादूगोड़ा की खान है, कहाँ पे जादूगोड़ा की खान है, ये झारखंड राज्य में है। तो
तो ये इसी जगह पे है, झारखंड में स्थित है। आपसे पूछे कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ पे है, ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये किस राज्य में है, ठीक, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये किस राज्य में है, तो ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये कहाँ पे, विशाखापत्तनम में ये स्थित है, ठीक, विशाखापत्तनम में ये स्थित है। और विशाखापत्तनम किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक। चेंज करेंगे यहाँ पे पेन। और बात करते हैं अभियंता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को मनाया जाता है अभियंता दिवस। अब पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में मनाया गया 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक, 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपसे पूछे कि यहाँ पे रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो रेड क्रॉस दिवस के बारे में बात करें आप लोग, तो 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। आपसे पूछे एग्जाम में कि यहाँ पे विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, ये विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदान दिवस के बारे में बात करें तो ये 14 जून को मनाया जाता है, ठीक, 14 जून को मनाया जाता है। बात करते हैं भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु को कहते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। और भारत की जो स्पेस सिटी है वो किसे कहते हैं, भारत की स्पेस सिटी किसे कहते हैं, तो बेंगलुरु को ही कहते हैं, भारत की स्पेस सिटी बेंगलुरु को कहते हैं। और आपसे पूछे कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, तो इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, इसरो की हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। आपसे पूछे कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना की बात करें ये 15 अगस्त 1969 को हुई थी, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। आपसे पूछे कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन, एस सोमनाथ हैं, ठीक, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। तो इतनी चीजें आप लोग इसरो के बारे में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पत्तन कौन सा है, तो भारत का जो पहला पत्तन है, स्वतंत्र भारत का पहला पत्तन कौन सा है, तो अभी यहाँ पे कांडला हो जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला पत्तन। और ये कहाँ पे, कच्छ के रण के पास है, कच्छ के रण के पास है। और कच्छ के रण कहाँ पे, ये गुजरात राज्य में है, ठीक, गुजरात राज्य में ही है ना कच्छ का रण। आपसे पूछे कि पारादीप बंदरगाह, जहाँ पे पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे, ये उड़ीसा में है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है पारादीप बंदरगाह। आपसे पूछे यहाँ पे कि हल्दिया पत्तन कहाँ पे स्थित है, हल्दिया पत्तन ये कहाँ पे स्थित है, हल्दिया पत्तन, तो हल्दिया आप लोग जानते हैं कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये हो जाएगा हल्दिया पत्तन पश्चिम बंगाल में। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह है। ये सारे आप लोग कॉपी में अपने नोट करेंगे। और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का जो सबसे पुराना बंदरगाह है कोलकाता है सबसे पुराना बंदरगाह, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पे किया गया है, तो भागीरथी नदी पे किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पे किया गया है, ठीक। और भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती हैं, विष्णु प्रयाग में मिलती हैं और गंगा नदी का निर्माण करती हैं। खैर यहाँ पे हम लोग बांध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस बांध के बारे में बात करें, ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, ये विश्व का, इसके बारे में बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब बात करते हैं यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है, नागार्जुन, ये एग्जाम में पूछा जाता है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है, ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे। और आपसे पूछे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना हुआ है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे है, तो सरदार सरोवर परियोजना ये आपके नर्मदा नदी पे है। और किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है, ठीक। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखेंगे। आपसे एग्जाम में पूछे सलाल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, सलाल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है, तो सलाल परियोजना की बात करें ये चिनाब नदी पे बना हुआ है। और ये किस राज्य में है, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है, ठीक, चिनाब नदी पे जम्मू एंड कश्मीर में है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी, यहाँ पे आप लोग बताएंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए आ गया ना। अब ऊंचा बांध पूछेगा तो आपका टिहरी बांध हो जाएगा, लेकिन लंबा बांध पूछेगा
तो आपको हीराकुंड बांध लगाना पड़ेगा, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध किस नदी पे बना हुआ है? ये महानदी पे बना हुआ बांध है। और ये किस राज्य में बना हुआ है? तो ये उड़ीसा में बना हुआ राज्य है, सॉरी उड़ीसा में बना हुआ है। ठीक, इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखें। मुल्ला पेरियार बांध विवाद किस नदी पे? मुल्ला पेरियार बांध विवाद किस नदी पे? तो ये किनके बीच में है? तो मुल्ला पेरियार बांध विवाद किसके बीच में है? तो ये केरल एंड तमिलनाडु के बीच में, केरल और तमिलनाडु के बीच में। और यहाँ पे विवाद पूछ लेते हैं, जो आपके कावेरी विवाद किस नदी पे है? कावेरी, यहाँ पे पता चल रहा है कि कावेरी विवाद किस नदी पे है? तो कावेरी विवाद कावेरी नदी पे है। और किन दो देशों के बीच में है? ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। और आपसे पूछे कि यहाँ पे एक और आप लोग बताएंगे कि किशन गंगा परियोजना किशन गंगा परियोजना ये किन दो देशों के बीच विवादित है? किशन गंगा परियोजना ये किन दो देशों के बीच में विवादित है? किन दो देशों के बीच में विवादित है? ठीक, तो ये विवाद किन दो देशों के बीच में? ये भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवादित है। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच में इससे विवाद चलता है। कौन परियोजना? किशन गंगा परियोजना। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करें तो यहाँ कहाँ पे स्थित है? पेराम्बूर में स्थित है, पेराम्बूर में स्थित है। और पेराम्बूर कहाँ पे है? ये चेन्नई में स्थित है। और चेन्नई कहाँ पे है? ये आपके कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, तमिलनाडु में। बात करते हैं वेदों का अर्थ क्या होता है? तो वेदों का जो अर्थ होता है वो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। और आपसे पूछे कि यहाँ पे आर्यों का अर्थ क्या होता है? आर्य लोग आप लोग पढ़े हैं ना, तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, या फिर इसका अर्थ होता है क्या? कुलीन, या फिर जो सभ्य लोग होते हैं उनसे इनका अर्थ लगाया जाता है। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, कुलीन होता है। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद की बात करें तो सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। ठीक, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। और सबसे नवीनतम वेद पूछे कौन सा वेद है सबसे नवीनतम वेद? तो अथर्ववेद है सबसे नवीनतम वेद। ठीक, अथर्ववेद है सबसे नवीनतम वेद। और ऋग्वेद से बारे संस्कृत का जनक किस वेद को कहा जाता है? संस्कृत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो ऋग्वेद को माना जाता है संस्कृत का जनक। आपसे पूछे कि संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? संगीत का जनक इस सामवेद को माना जाता है। इससे माना जाता है कि सामवेद से ही संगीत का जन्म हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो जो भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है बिहार है। बिहार में सबसे घनी आबादी है। अब पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? भारत की जो सर्वाधिक जनसंख्या ये किस राज्य में निवास करती है? तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और सर्वाधिक वन किस राज्य में? आपसे पूछे सर्वाधिक वन भारत में किस राज्य में है? तो सर्वाधिक वन किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है। ठीक, और बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है? सर्वाधिक साक्षर लोग यानी कि सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग किस राज्य में है? तो सर्वाधिक साक्षरता ये आपके कहाँ पे है? केरल राज्य में है। सर्वाधिक साक्षरता केरल राज्य में। और सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? सबसे कम साक्षरता के बारे में बात करें ये बिहार में है। सबसे कम साक्षरता, यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, बिहार के लोग कम पढ़े लिखे हैं। ठीक, ठीक, आगे बात करते हैं भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि कब हुई? तो यहाँ पे देखिए भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि पूछ रहा है। तो ये 1911 और 1921 में ये देखा गया था। भारत की जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि 1911 और 1921 के बीच में देखा गया था। और इस दशक में क्या हुआ था? इस दशक में जो भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, यानी कि बढ़ने के बजाय क्या हो गया था? कम हो गया था। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है कितनी है? भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो 1.21 अरब है। ठीक, ये भारत की जनसंख्या है। अब बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग है 1951 से लेके
1956 तक। और ये कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये दिल्ली से इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, दिल्ली से हुई थी। और इसका मॉडल क्या था, इसका मॉडल कौन सा था, यहाँ पे मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल था। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, हेराल्ड डोमर मॉडल था। और ये कहाँ से लिया गया था, ये किस देश से लिया गया था, ये सोवियत संघ से लिया गया था। ठीक, सोवियत संघ से। हेराल्ड डोमर मॉडल किस देश से लिया गया था, ये सोवियत संघ से लिया गया था। और बात करते हैं यहाँ पे 1951 में सारी चीजें यहाँ पे हो गई। ठीक, बात करते हैं हेनसांग किस विद्यालय में अध्ययन किया था, किस विश्वविद्यालय में आकर हेनसांग ने अध्ययन किया था। तो हेनसांग कहाँ का यात्री था, सबसे पहले ये चीनी यात्री था, चीनी। और ये यात्री आके क्या करता है, ये नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में क्या करता है, नालंदा विश्वविद्यालय में ये अध्ययन करता है। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करता है। और इस नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था, नालंदा विश्वविद्यालय कौन बनवाया था, कुमार गुप्त ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनवाया था। और आगे चल के इसे ध्वस्त कौन करवा दिया था, इसे बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कर दिया था। ठीक, बख्तियार खिलजी ने इसे गिरा दिया था। यहाँ बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था, इसे ध्वस्त कर दिया था। ठीक, और आगे बात करते हैं यहाँ पे। और ये बख्तियार खिलजी कौन था, ये ऐबक का सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक, और इसमें ये आग लगवा देता है। और बात करते हैं यहाँ पे चीनी यात्री के, ये किसके दरबार में आया था, ये किसके दरबार में आया था, जो हेनसांग आता है, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये किसके दरबार में आया था, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चीनी यात्री जो था ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक, हेनसांग किसके दरबार में आया था, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक, आगे बात करते हैं फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया। तो फाहियान किसके शासनकाल में आता है, तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहते हैं, यहाँ पे इसे विक्रमादित्य की भी उपाधि से इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है, इन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में विक्रमादित्य भी मिल सकता है, ठीक, इस वजह से हमने यहाँ पे इसे लिख दिया था। और ये भी कहाँ का रहने वाला था, ये भी चीन का रहने वाला यात्री था। और बात करते हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, कालिदास थे। यहाँ पे चंद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, कालिदास थे। ये भी आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पे भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर भी कालिदास को कहा जाता है। ठीक, और सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो सर्वदाता जो रक्त समूह है, उस जो ऐसा रक्त समूह जो सबको दे सकता है वो नेगेटिव है। और सर्वग्राही कौन सा होता है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, तो सर्वग्राही रक्त समूह के बारे में बात करें तो AB+ होता है। ये सभी ब्लड ग्रुप में से क्या कर सकता है, रक्त ले सकता है। और रक्त समूह की खोज किसने किया था, रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो रक्त समूह की खोज के बारे में बात करें तो इसका खोज कौन किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज। ठीक, इन सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर, और काफी जबरदस्त प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है। और यहाँ से एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे तो यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे। राज्यसभा को भंग करने के लिए कौन सा चम है, तो ऐसा कोई नहीं है जो राज्यसभा को भंग कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है राज्यसभा को जो भंग कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा कैसा सदन है, एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है, ये एक अस्थाई सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा के बारे में जो अनुच्छेद कितने में चर्चा है, राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 1480 में इसके बारे में चर्चा है। और बात करते हैं यहाँ पे राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन सा होता है, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति ये किस आर्टिकल में बताया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 64 में बताया गया। और उपराष्ट्रपति के बारे में ही प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, और 63 में किया गया है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति ये उपराष्ट्रपति होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और भारत की जो पहले उपसभापति कौन थे, भारत के
पहले राज्यसभा के उपसभापति कौन थे? उपसभापति कौन थे? तो सबसे पहले जो आपके उपराष्ट्रपति होंगे वही तो सभापति होंगे। तो भारत के पहले जो सभापति थे यहाँ पे राज्यसभा के जो पहले सभापति थे वो कौन थे? एस राधाकृष्णन थे, एस राधाकृष्णन। क्योंकि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? एस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी थी? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे वायलेट आल्वा बनी थी। और ये वायलेट आल्वा के बारे में बात करें तो ये भारत की पहली महिला उपसभापति थी। ठीक, पहली महिला सभापति थी राज्यसभा के। तो ये आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो जो पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य था राजस्थान। तो सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के नागौर से लागू किया गया। ये राजस्थान के कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से ये लागू किया गया, नागौर जिले से लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था? 1959 को। और दूसरा राज्य बना था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला कौन? आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश ने इसे कब लागू किया था? ये भी 1959 को ही लागू करके ये दूसरा राज्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला बन गया था। यहाँ पे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। ठीक, और पंचायत राज्यों का गठन किस में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 40 में कहा गया है। पंचायतों का गठन आर्टिकल नंबर 40 में बताया गया है। और इसे कार्य करने के लिए कितने विषय दिए गए हैं? पंचायत राज को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए हैं। और ये किस भाग में आया? भाग 9 में आता है। भाग किस भाग में आता है? भाग ये 9 में है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है वो क्या है? शक्ति स्थल है। ठीक, शक्ति, यहाँ पे इंदिरा गांधी की समाधि स्थल कौन सा? शक्ति स्थल है। और लाल बहादुर शास्त्री का आप लोग बताएंगे साथ में ही। लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल है वो कौन था? लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल था वो क्या था? विजय घाट था। ठीक, विजय घाट, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और संसद के यदि पूछे कि सदन कितने होते हैं संसद के, तो आप लोग बताएंगे 2। कौन कौन से सदन होते हैं? एक तो लोकसभा होता है, एक तो राज्यसभा होता है। आपसे पूछे संसद के अंग कितने होते हैं, तो अंग 3 बताएंगे। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया राष्ट्रपति, एक तो हो गया आपका राष्ट्रपति, एक हो गया आपका लोकसभा और एक राज्यसभा। और यहाँ पे देखिए सबके आर्टिकल देख लीजिए। तो राज्यसभा के बारे में जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद में राज्यसभा का चर्चा है। और आर्टिकल 81 में वो लोकसभा के बारे में चर्चा है। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा आर्टिकल 52 में है। और बात करते हैं यहाँ पे संसद के बारे में जो चर्चा है आर्टिकल नंबर 79 में है संसद। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। अंग पूछे तो 3 अंग बताएंगे। और संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन। कौन कौन से? लोकसभा और फिर राज्यसभा। ठीक, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। लोकसभा समिति का जो लोक लेखा समिति रिपोर्ट किसे देता है? लोक लेखा समिति जो है अपना रिपोर्ट किसे देता है? ये जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक, लोकसभा के अध्यक्ष को। धन विधेयक की जांच कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। और धन विधेयक की जांच कौन करता है? धन विधेयक की जांच कौन करता है? धन विधेयक की जांच भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बात करते हैं कागज का आविष्कार किस देश ने किया? चीन ने किया था कागज का आविष्कार। और सर्वप्रथम सिविल सेवा किसने शुरू किया था? सर्वप्रथम सिविल सेवा शुरू करने वाला देश भी कौन है? चीन है। और चीन में कैसी इनकी विशेषता है? चीन में सर्वाधिक जनसंख्या है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? विश्व की जो सर्वाधिक जनसंख्या है ये किस देश में है? ये चीन में है। और चीन कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? चीन कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? ये चीन 14 देशों के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक 14 देश। और रूस भी कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? रूस भी सर्वाधिक 14 देशों के साथ सीमा बनाते हैं।
ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? मधुमेह में किया जाता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं घर पे? शुगर कहते हैं। और एक चीज़ आप लोग और यहाँ बताएंगे, मिल्क फीवर, जो कि किस में पाया जाता है? मिल्क फीवर, ये पशुओं में पाए जाने वाला बीमारी है, पशुओं में पाए जाने वाला बीमारी है। और किसकी कमी से होता है? ये कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक। और बात करते हैं यहाँ पे धनुष टंकार रोग किसे कहते हैं? यहाँ पे धनुष टंकार रोग आप लोग बताएंगे किसे कहते हैं? तो धनुष टंकार रोग किसे कहते हैं? टिटेनस को कहते हैं। ये अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, इस वजह से यहाँ पे इसको आप लोग याद रखेंगे। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? ये उड़ीसा का त्यौहार है बिहू, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। बिहू त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। आपसे पूछे कि रज पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? रज पर्व कहाँ पे बिहू असम में मनाया जाता है। बिहू कहाँ पे मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। बिहू असम में मनाया जाता है। और रज पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। रज पर्व पूछे उड़ीसा में मनाया जाता है। आपसे पूछे कि नुआखाई त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? नुआखाई का मतलब क्या? नया चावल। नुआखाई त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। और रथ महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? रथ महोत्सव भी कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवले में जो पाए जाने वाला विटामिन है वो विटामिन सी पाया जाता है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में कौन सा विटामिन? तो आप लोग बताएंगे कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में कौन सा विटामिन जो है वो नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाए जाते हैं। ठीक। और बहुत पूछे कि यहाँ पे खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाए जाते हैं? खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाए जाते हैं खट्टे फल में हमेशा। और बात करते हैं मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली के तेल में विटामिन डी पाए जाते हैं। विटामिन डी पाए जाते हैं मछली के तेल में। और यहाँ पे देखिए मछली का मतलब विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें? सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। सूर्य के प्रकाश से भी कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में बात करें तो विलियम बेंटिंक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। ठीक। बेंटिंक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और बात करते हैं यहाँ पे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम यहाँ पे भारत के अंतिम वायसराय पूछे कौन थे? अंतिम वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे भारत के? तो लॉर्ड विलियम माउंटबेटन थे। माउंटबेटन थे भारत के अंतिम वायसराय, माउंटबेटन थे। ठीक। तो ये आप लोग याद रखेंगे। सर्वाधिक संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? तो संविधान का हृदय अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और संविधान का हृदय अनुच्छेद 32 को कौन कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और क्यों इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? क्योंकि अनुच्छेद 32 की उपयोग करके अनुच्छेद 32 का उपयोग करके यदि आपके मौलिक कर्तव्यों का हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कितने रिट जारी करते हैं ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे 5 प्रकार के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का उपयोग करके। कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को क्या कहा जाता है? तो कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को जो रिट है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। और बात करते हैं यहाँ पे आपसे पूछे कि परमादेश का अर्थ क्या होता है? ये भी एक रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण और भी है यहाँ पे। तो परमादेश का अर्थ क्या होता है? तो परमादेश का अर्थ आप लोग बताएंगे। परमादेश का अर्थ क्या होता है कि मतलब हम आदेश देते हैं। ये 5 तरह के रिट कौन कौन से होते हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। परमादेश का मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। ठीक। हम आदेश देते हैं। ठीक। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया है। और उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में बताया गया है? उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में बताया गया है? तो उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर
18 में बताया गया है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब बोलने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? बोलने की स्वतंत्रता, या फिर इसे भी क्या कहते हैं, इसे प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। तो आर्टिकल 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता या फिर प्रेस की स्वतंत्रता। और शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में है? शिक्षा का अधिकार किस आर्टिकल में? तो शिक्षा का अधिकार के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 21 के ए में है, शिक्षा का अधिकार। ठीक, आपसे पूछे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है? शोषण के, ये सारे प्रश्न आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है? तो शोषण के जो विरुद्ध अधिकार आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 24 में है। ठीक, ये सारी प्रश्न आप लोग याद रखें। मूल अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकारों को जो है वो अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से क्या किया गया है? लिया गया है। ठीक, इसका भाग क्या है मूल अधिकारों का? तो भाग है 3 और इसका अनुच्छेद कितने? मूल अधिकारों का जो अनुच्छेद कितनी है? तो अनुच्छेद यहाँ से 12 से लेके 35 तक के मूल अधिकारों के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक, और फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार में संशोधन कौन करता है? तो मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। और मूल संविधान मतलब मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को निलंबित कौन करता है? निलंबित करने का अधिकार पूछिए आपसे एग्जाम में तो यह आप लोग बताएंगे निलंबित राष्ट्रपति जी करते हैं। राष्ट्रपति जी करते हैं मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट को निलंबित है। निलंबित का, निलंबन का अर्थ क्या है? कि निलंबित का अर्थ है कि इसे थोड़ा देर के समय, थोड़ा समय के लिए रोक देना। और प्रतिबंध कौन लगाएगा? निलंबन पूछे कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। प्रतिबंध कौन लगाएगा? इस पे प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद के पास है। भीमराव अंबेडकर ने सबसे अवलोकित भाग किसे कहा है? तो संविधान का सबसे अवलोकित भाग कहा है? भाग 3 को। भाग 3 को कहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसे विचार विमर्श करके इसे बनाया गया है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई कहाँ की जाती है? तो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में की जाती है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। और ये कितने आर्टिकल में? आर्टिकल 32 के तहत आप प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट जाने की स्वतंत्रता है। सुप्रीम कोर्ट जाने की स्वतंत्रता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार था पहले, यहाँ पे मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार था। ठीक, इसके लिए किया गया कौन सा? 44वां संविधान संशोधन, और ये हुआ 1978 में। ठीक, 1978 में। अब इसे कौन सा अधिकार बना दिया गया? इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। और इसे किस आर्टिकल में रखा गया है? तो इसे वर्तमान समय में अनुच्छेद नंबर 300 के ए में रखा गया है। ठीक, और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आप लोग बताएंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? धार्मिक, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया था। धार्मिक स्वतंत्रता ये किस अनुच्छेद में? धार्मिक स्वतंत्रता ये आर्टिकल नंबर 25 में है, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट के बारे में बात करेंगे। 1919 में पारित हुआ था। ठीक, अब यहाँ पे तगड़ा प्रश्न आ गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, और डेट था 1919 को। और ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था। अब आप लोग बताएंगे कि अमृतसर कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर नगर की स्थापना कौन किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। गुरु रामदास ने किया था अमृतसर नगर की स्थापना। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो माइकल ओडायर ने दिया था, जनरल ओडायर ने दिया था। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल ओडायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश। जनरल ओडायर ने दिया था गोली चलाने का आदेश। और जिसकी हत्या आगे चल के किसने किया था? इनकी हत्या आगे चल के किसने किया था? ऊधम सिंह ने इन्हें गोली मार दिया था। ऊधम सिंह ने इसे गोली मार दिया था। क्यों? क्योंकि ये जलियांवाले बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिए थे। ठीक, तो यहाँ पे इस समय जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो इस समय पूछा जाता था कि भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय कौन थे? तो इस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस समय जो वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे इस समय के वायसराय। ठीक, और यहाँ पे जलियांवाले बाग कांड से दुखी होके, जलियांवाले बाग कांड से दुखी होके जो आपके थे कौन? यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर की जो उपाधि थी वो कौन थी? सर की उपाधि। ये सर की उपाधि वापस कर देते हैं। ठीक,
सर की उपाधि वापस कर दी है। ठीक, ये वापस कर देते हैं जलियांवाला बाग कांड से दुखी होके। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता आपसे पूछे कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये 1931 में हुआ था। और किससे संबंधित था? ये गांधी इरविन जो समझौता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए ये किससे संबंधित था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। गांधी जी जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते थे उससे संबंधित कुछ समझौता था, ये गांधी इरविन समझौता था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। बात करते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन एक्शन। इसके नायक पूछा जा रहा है किसके पहले इसे क्या कहा जाता है? काकोरी ट्रेन डकैती कहा जाता था। अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नया नाम इसका काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसके नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे इसके नायक। ठीक, आगे बात करते हैं यहाँ पे साइमन कमीशन कब आया भारत? तो साइमन कमीशन भारत, इसका गठन पूछे भारत साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। और पूछे कि भारत कब आया, ये भारत कब आया? तो 1928 में आया था। इसको क्या कहा जाता है? इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो सभी नागरिक थे वो कौन थे? यहाँ पे सभी नागरिक इसके अंग्रेज थे। इसके विरोध में कौन सा नारा लगाया गया? इसके विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और साइमन कमीशन कहाँ पे आया था? ये मुंबई में आया था। साइमन कमीशन कहाँ पे आया था? ये मुंबई में आया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और आपसे पूछे यहाँ पे कि यहाँ पे महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर। और बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। एडोल्फ हिटलर कौन था? ये एडोल्फ हिटलर कौन था? ये जर्मनी का तानाशाह था। एडोल्फ हिटलर कौन था? जर्मनी का तानाशाह था। ठीक, तानाशाह था। ठीक, और आगे हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की जो हत्या है वो कब होती है? ये 30 जनवरी के दिन होती है। और ये 30 जनवरी 1948 में। और ये किसने किया था इसकी हत्या? नाथूराम गोडसे ने किया था। नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार दिया था। नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार दिया था। और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर के दिन हुआ था इनका जन्म। और 1869 में इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था इनका जन्म। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन कब हुआ? तो इसके लिए आता है माउंट बेटन योजना। इसके लिए कौन आता है? माउंट बेटन योजना आता है भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन करने के लिए। ये कब आया था? ये 3 जून को आया था। इसे जून योजना भी कहते हैं। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे माउंट बेटन कौन थे? ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। माउंट बेटन कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऐसे पूछे तो आप लोग बताएंगे सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो आप लोग बताएंगे सी राजगोपालाचारी। लेकिन आपसे पूछे कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंट बेटन थे। और गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो ये केवल गांधी जी दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आपसे पूछे कि भीमराव अम्बेडकर किन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। डांडी मार्च, तो यहाँ पे देखिए कई बार पूछा जाता है और हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डांडी मार्च कब चला था? ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था।
और यहाँ पे कहाँ से, साबरमती आश्रम से कहाँ तक चला था, साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था। और ये क्यों चलाया गया था, ये गांधी जी चलाए गए थे, क्यों, नमक कर तोड़ने के लिए, नमक कर तोड़ने के लिए इसे गांधी जी ने चलाया था। और बात करते हैं यहाँ पे कितने किलोमीटर की यात्रा थी, तो यहाँ पे 385 किलोमीटर की यात्रा थी। मील में पूछे कितनी मील थी, तो आप लोग बताएंगे 241 मील थी। ठीक, और आपसे पूछे कि यहाँ पे जाने में कितने दिन का समय लगा था, 24 दिन का टोटल समय लगा था। और यहाँ पे पूछे कि यहाँ पे अनुयायी कितने थे, यानी कि इनके साथ समर्थक कितने लोग यहाँ पे थे, तो 79 लोगों के साथ शुरू किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1920 में हुआ था। फिर 1922 में इसे समाप्त कर दिया गया था, गांधी जी के द्वारा रोक दिया गया था। क्यों रोका गया था ये पूछे, तो क्योंकि 4 फरवरी को होता है कौन सा कांड, 4 फरवरी 1922 को होता है एक यहाँ पे ऐतिहासिक घटना, जिसे क्या कहते हैं, चौरी चौरा कांड कहते हैं, चौरी चौरा कांड कहते हैं। और चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। और गोरखपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, और इसके चलते यहाँ पे 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया था, 22 पुलिसकर्मियों को यहाँ पे चौकी में जिंदा जला दिया गया था। और इसके वजह से गांधी जी दुखी होकर इसे रोक दिया था असहयोग आंदोलन को। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए। अपने उज्जवल भविष्य के लिए आप लोग अपने तैयारी को और भी मजबूत करिए। ठीक है, धन्यवाद।